हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। वैदिक काल इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। इसका देखिए समय कितना है, ये 1500 से 600 BC। सिंधु सभ्यता का समय कितना था? सिंधु सभ्यता का समय कितना था? और वैदिक काल का समय कितना है? वैदिक काल देखिए, सिंधु सभ्यता का समय 2500 से 1750 BC ये समय है। और वैदिक काल का समय 1500 से 600 BC। अब यहाँ कितना अंतर है? लगभग 250 वर्षों का अंतर है। तो आप ये पूछेंगे कि 250 वर्ष कहाँ चले गए? इसके बीच के भाई सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ? 1750 BC। और वैदिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? 1500 BC से। लेकिन ये जो बीच का अंतर है 250 वर्षों का, ये कहाँ पर चला गया? ये कहाँ पर गायब हो गया? देखिए, जब किसी सभ्यता का पतन होता है या किसी सभ्यता का उदय आरंभ होता है तो एक दिन में नहीं होता, इसमें कई वर्ष लग जाते हैं। और यहाँ पर भी कितने? लगभग 250 वर्ष लग गए। सिंधु सभ्यता पतन की ओर थी और इसे मान लिया जाता है कि 1750 में इसका पतन मान लिया जाता है, लेकिन इसका पतन हुआ नहीं। धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन हुआ और धीरे धीरे इस वैदिक काल का आरंभ हुआ। तो ये मानते हैं कि इन 250 वर्षों में कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो। और इस बीच के समय को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन पीरियड या फिर कहते हैं संक्रमण काल। संक्रमण काल क्या कहेंगे? संक्रमण काल। बीच के समय को संक्रमण काल। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये 250 वर्ष यहाँ पर गायब हो गए। बात समझ में आ गई? हम लोग शुरू करते हैं वैदिक काल। तो पढ़ते हैं वैदिक काल। देखिए, वैदिक काल को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। इसके 2 भाग हैं। कितने? 2 भाग। पहला ऋग वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल यानी प्रारंभिक काल, स्टार्टिंग काल। उत्तर वैदिक काल मतलब बाद का काल। उत्तर मतलब बाद, उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद। ऋग वैदिक काल स्टार्टिंग काल या फिर प्रारंभिक काल। अब इसके समय को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया। वैदिक काल का आरंभ कब होता है? 1500। ऋग वैदिक काल का भी आरंभ कब होगा? 1500 से 1000 BC। और ये 1000 BC से पतन कब हुआ? 600 BC। तो यहाँ 600 BC। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ऋग वैदिक काल स्टार्टिंग काल, उत्तर वैदिक काल बाद का काल। यानी कि ऋग वैदिक काल के बाद का काल क्या कहलाएगा? उत्तर वैदिक काल। अब देखिए, इसको 2 भागों में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऋग वैदिक काल में कुछ परिवर्तन, कुछ अलग दशाएं हैं, और उत्तर वैदिक काल कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग परिवर्तन हुए। इसके जो निवासी थे वो कौन थे? आर्य लोग। निर्माता इन्हें क्या कहेंगे? वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन थे? आर्य। आर्य कहाँ से आए थे? निवासी कहाँ के थे? निवासी मध्य एशिया। देखिए, इनके निवास स्थान को लेकर बहुत अधिक मतभेद है। कोई कहता है ये उत्तरी ध्रुव पर निवास करते थे, कोई कहता आर्य भारत के मूल निवासी थे, कोई कहता है, बहुत से इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने ये बताया है कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव पर निवास करते थे। दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में ये बताया है कि आर्य जो थे वो तिब्बत के निवासी थे। और एक इतिहासकार ऐसा है जो ये बताता है कि आर्यों का जब मूल निवास था वो मध्य एशिया यानी अफगानिस्तान के ऊपर का भाग, वहाँ से आए थे आर्य। आर्य का मतलब क्या है? आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या है?
उत्तम या फिर श्रेष्ठ, ये अपने को श्रेष्ठ कहते थे। इन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान था। बात समझ में आई? चलिए बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। और देखिए इसकी एक खास विशेषता क्या है कि ये सभ्यता ग्रामीण थी। कैसी? ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता। जबकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता, वो कैसी एक नगरीय सभ्यता थी, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन शुरुआत में ऋग वैदिक काल के समय ये ग्रामीण सभ्यता ही थी। अगर प्रश्न भी आपसे पूछा जाए कि वैदिक काल की सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी या ग्रामीण, तो आप ग्रामीण बताएंगे। लेकिन जब ये सभ्यता उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे हम, तब यहाँ पर लगभग नगरों का विकास होने लगा था, विकास होने लगा था। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि ये सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसको अलग करने का, उत्तर वैदिक काल को और ऋग वैदिक काल को बांटने का क्या मतलब है, तो इसकी सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी बांटने की ज़रूरत क्या पड़ी, तो 1000 BC में, 1000 BC में लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज, या फिर ऐसे कह लें कि इसके साक्ष्य मिले, इसलिए इसे अलग भाग में रखा गया। किसको? उत्तर वैदिक काल को। 1000 BC में लोहे के साक्ष्य मिले। अभी बताएंगे हम आपको कि कहाँ पर इसके साक्ष्य मिले। तो जब लोहे के साक्ष्य मिले तो यहाँ पर एक क्रांति उत्पन्न हुई, क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी, इसलिए उससे बहुत सारे उपकरण बनाए गए, बहुत सारे उपकरण बनाए गए, और ये इस भाग को अलग कर दिया गया उत्तर वैदिक काल को। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए भाई आगे बढ़ते हम लोग। देखिए अब बात करते हैं हम कि वैदिक शब्द कहाँ से आया। वैदिक शब्द, देखिए वैदिक शब्द जो है वो वेद से आया। वेद, वेद से बना है वैदिक। अब वेद शब्द कहाँ से आया? वेद आया, एक विद धातु है, विद धातु से आया, ये संस्कृत की धातु है। इसका मतलब होता है जानना या फिर ज्ञान। इसी से बना है वेद, और वेद से बना है वैदिक। ये एक धातु है विद, इसका मतलब है जानना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। इससे बना है वेद और वेद से बना है वैदिक। बात समझ में आई? अब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? वैदिक काल की जानकारी मिलती है वेदों से। जानकारी किससे मिलती है? वेदों से। इस काल में वेदों की, ब्राह्मण ग्रंथों की, पुराण, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ मतलब जंगल में लिखे गए ऋषि मुनियों के द्वारा ग्रंथ, उसको क्या कहते हैं? आरण्यक ग्रंथ। वेदों की रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथों की, पुराण, उपनिषद, आरण्यक। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई, वेदांगों। देखिए अगर हम बात करें कि वेदों को अगर हम लोग पढ़ना चाहें, एक साधारण व्यक्ति वेदों को नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इसकी भाषा क्या है? संस्कृत, और वो भी प्योर वाली संस्कृत, बहुत कठिन संस्कृत है। इसलिए वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। का क्षेत्र देखते हैं, आर्यों का क्षेत्र। हमने आपको अभी बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, लेकिन मध्य एशिया के बाद आने के बाद भारत में कहाँ रहे? तो ये रहे पंजाब क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में। ठीक है, उस समय पंजाब को क्या कहते थे? पंजाब के आसपास के क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। आर्य आकर कहाँ रहे? सप्त सैंधव प्रदेश। क्यों कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश? क्योंकि उस समय यहाँ पर 7 नदियाँ बहती थी। कौन कौन सी? देखिए वैदिक काल की 7 नदियाँ जो कि पूछी जाती हैं, उनके पुराने नाम पूछ लिए जाते हैं। 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु,
घग्गर। इसके बाद चिनाब, झेलम, व्यास। और कौन सी कितनी हो गई? 1 2 3 4 और 5। देखिए कितनी नदियां थी? 7। इस रावी और 7 नंबर पर सतलज। दिख रहा है यहाँ तक? देखो भाई कैमरे में दिख रहा। देखिए सिंधु को क्या कहते थे उस समय? सिंधु ही कहते थे, सिंधु। सिंधु को उस समय भी क्या कहते थे? सिंधु। घग्गर को सरस्वती। ये नहीं चल रहा, सरस्वती। इसके बाद चिनाब को क्या कहते थे? बताइए भाई, चिनाब को क्या कहते थे? चिनाब को अस्कनी, अस्कनी। झेलम वितस्तता, व्यास को विपाशा, विपाशा। इसके बाद रावी को, रावी को क्या कहते हैं भाई बताइए? रावी और सतलज बची, बताइए भाई रावी को क्या कहते हैं? परुसड़ी, परुसड़ी। उस समय रावी नदी को क्या कहते हैं? परुसड़ी। सतलज को सतुद्री, सतुद्री। ये हो गए इनके पुराने नाम। 7 नदियां थीं, सिंधु, घग्गर, चिनाब, झेलम, व्यास, रावी और सतलज। सिंधु को क्या सिंधु नदी कहते थे? घग्गर सरस्वती, चिनाब अस्कनी, झेलम वितस्ता, व्यास विपाशा, रावी को क्या कहते हैं? परुसड़ी, सतलज को सतुद्री। बात समझ में आ गई? ये थी उस समय की नदियाँ जो मुख्य पेपर में पूछी जाती हैं। इनके पुराने नाम पूछ लिए जाते हैं। अब देख लेते हैं साहित्य। देखिए जो वैदिक काल की जानकारी है वो मूल रूप से वेदों से मिलती है। किससे? वेदों से। यहाँ पर लिखिए साहित्य। इसके साहित्यिक स्रोत भी हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का कोई साहित्यिक स्रोत नहीं, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर उसका अनुमान लगाते हैं। इसमें लिखित जानकारी मिलती है। तो साहित्य में, साहित्य को उस समय क्या कहते थे? जो वैदिक काल का साहित्य है उसको क्या कहते हैं? श्रुति, श्रुति। श्रुति की मतलब क्या है? सुनकर लिखा गया, सुनकर लिखा गया साहित्य क्या कहते हैं? श्रुति। उस समय वेदों की रचना हुई। आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, इन सब की रचना हुई। वैदिक काल की जानकारी किससे? इन ग्रंथों से मिलती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग वेदों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है किस वेद में क्या वर्ण रहे थे। इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं वेदों के बारे में। वेदों के बारे में जानकारी लेते हैं। वेद कितने वेद हैं? 4 वेद। देखिए वेदों की रचना किसने की? तो वेदों की रचना तो एक तरह से नहीं हुई, क्योंकि इसका जो ज्ञान है वो ऋषि मुनियों ने आत्मसिद्धि से प्राप्त किया, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया ज्ञान जो कि ऋषि मुनियों ने आत्मसिद्धि से प्राप्त किया। और इसका जो संकलन है, संकलन का मतलब जो इकट्ठा करके लिखा गया है, वो किसने लिखा है? बताइए भाई, संकलन करता कौन है? वेदों का संकलन करता, संकलन करता कौन है भाई बताइए? महर्षि वेद व्यास। कौन? वेद व्यास। वेद व्यास का ओरिजिनल नाम क्या है? महर्षि कृष्णद्वैपायन।
महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ये इनका ओरिजिनल नाम है। वेद कितने हैं? 4। संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास। इनका ओरिजिनल नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। भाषा कौन सी थी? वेदों की भाषा क्या है? संस्कृत। संस्कृत। किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में। लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। ये क्या है? भाषा। ये क्या है? लिपि। बात समझ में आई? वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि वेद व्यास। भाषा क्या है? संस्कृत। लिपि क्या है? ब्राह्मी। अब देखते हैं हम लोग एक एक वेद के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए देखिए, ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसे मंडलों में बांटा गया। कितने मंडल हैं? मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? सूक्त 1028। ऋचाएँ कितनी हैं? ऋचाएँ, ऋचाएँ चाहे नहीं पूछी जाती हैं। ऋचाएँ 10,462 ऋचाएँ। ऋचाओं का मतलब क्या है? ऋग का मतलब क्या है? श्लोक। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई। इसके तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र, ये प्रश्न पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? तो किस वेद से? ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया। इसके तीसरे मंडल में इसका वर्णन। गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है? सावित्री देवी को। इसकी रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना किसने की? किसने दिया गायत्री मंत्र? तो ये दिया है विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने। बात समझ में आई? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, 10 मंडलों में बटा हुआ है। सूक्त कितने हैं? 1028। ऋचाएँ कितनी हैं? 10,462। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है जो सावित्री देवी को समर्पित है। इसकी रचना किसने की? गायत्री मंत्र किसने दिया? विश्वामित्र जी ने। ठीक है, ये था ऋग्वेद। अब हम लोग बात करेंगे, चलिए भाई इसको हटा दीजिए। देखिए दूसरा वेद। दूसरा वेद कौन सा है? सामवेद। सामवेद, देखिए साम का मतलब क्या है? साम का मतलब क्या है? गान या फिर गायन। इंग्लिश में कहें तो सिंगिंग। इसका संबंध किससे है? भारतीय संगीत से। ये किस शैली में लिखा गया है? पद्य शैली में। प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो पद्य शैली में लिखा गया है? पद्य शैली। इसे भारतीय संगीत का जनक या सबसे प्राचीन जो वेद है, इसे कहते हैं कि ये भारतीय संगीत का जनक है। भारतीय संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ, या फिर इसे कहते हैं संगीत का जनक। देखिए सामवेद, साम का क्या मतलब है? गान या गायन या फिर सिंगिंग। इसका संबंध किससे है? संगीत से। किस शैली में लिखा गया है? पद्य शैली में। भारतीय संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है? सामवेद को। प्रश्न पूछा जाता है कि संगीत का संबंध किस वेद से है? किससे? सामवेद से। या फिर इसे कहते हैं संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक।
बात समझ में आई। हम लोग अगला देखते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर पर कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। यजुर्वेद किस शैली में लिखा गया? गद्य और पद्य दोनों में। गद्य और पद्य, गद्य पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया। इसमें क्या बताया गया? इसमें यज्ञ के नियम बताए गए। यज्ञ के नियम, यज्ञ के नियम। और क्या बताया गया? इसमें बलि के बारे में बताया गया, बलि। और क्या बताया गया? कर्म कांडों के बारे में, कर्म कांडों के बारे में। बात समझ में आई। यजुर्वेद में क्या है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यज्ञ के नियम, जो हवन करते हैं उसके नियम के बारे में बताया गया, बलि के बारे में बताया गया, कर्म कांडों के बारे में बताया गया। कोई दिक्कत? ये तीसरा वेद है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अथर्ववेद। चलिए देखते, चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। इसका रचयिता किसे माना जाता है? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि। इसमें क्या है भाई? इसमें चिकित्सा के बारे में बताया गया, चिकित्सा और औषधियों का वर्णन है। औषधियों, औषधियों का वर्णन है। और क्या? जादू टोना, जादू टोना, भूत प्रेत, भूत प्रेत। और क्या बताया गया? वशीकरण, वशीकरण। वशीकरण समझते हैं आप? वशीकरण क्या होता है? देखिए, आपने कभी ट्रेन या बस में सफ़र किया होगा, वहाँ पर एक कागज़ लगा होता है, पर्चा लगा होता है, पंपलेट, और उसमें लिखा होता है कि वशीकरण के लिए संपर्क करें, मनचाही स्त्री से विवाह करने के लिए संपर्क करें, नौकरी के लिए संपर्क करें, मिलिए बाबा बंगाली से। उसका मतलब क्या होता है? वशीकरण। अगर वशीकरण करवा दिया जाए तो वह आदमी और व्यक्ति आपके वश में हो जाता है। ये कहाँ से शुरू हुआ? अथर्ववेद से। बात समझ में आई? वशीकरण क्या होता है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अगर यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग बात करते हैं राजनीतिक जीवन। वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था? राजनीतिक, यहाँ पर दिख रहा है, चमक तो नहीं रहा? देखिए राजनीतिक जीवन, जो यहाँ का शासन था वो कैसा था? राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक। यहाँ पर राजा होता था और वही शासन करता था। उसका पद कैसा था? वंशानुगत, यानी कि राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा और उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। वंशानुगत पद था, वंशानुगत पद था। और जब कोई राजा बनता है तो उसका राज्याभिषेक होता है। वह गद्दी पर बैठने से पहले, सिंहासन पर बैठने से पहले उसका क्या होता है? राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। राज्याभिषेक का वर्णन कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में राज्याभिषेक का वर्णन मिलता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं जो वैदिक काल में बैठक होती थी, मीटिंग, उसके बारे में बात करते हैं। बैठक जहाँ पर व्यक्ति किसी बात पर निर्णय लेते थे। पंचायत कहें से, पंचायत, या फिर बैठक कहें, या फिर मीटिंग कहें, बात एक ही। इसकी कितनी? 3 इकाइयाँ थी। कितनी? 3 इकाइयाँ। कौन कौन सी? सभा, समिति और विदित।
सभा, समिति और विदत। देखिए सभा कौन लोग करते थे? केवल अमीर वर्ग। अमीर वर्ग के लोगों द्वारा की गई बैठक क्या कहलाती थी? सभा। और समिति आम जनता। और विदत, इसमें दोनों आ सकते थे, अमीर वर्ग और आम जनता और महिलाएं, सभी लोग भाग ले सकते थे इसमें। कोई दिक्कत यहाँ तक? जो वैदिक काल की पंचायत थी, बैठक कहिए या मीटिंग, इसमें 3 इकाइयाँ थीं, सभा, समिति और विदत। सभा में कौन लोग भाग कर लेते थे या सभा का आयोजन कौन करते थे? अमीर वर्ग। समिति आम जनता। और विदत में सभी लोग भाग ले सकते थे, अमीर वर्ग या फिर आम जनता। अमीर वर्ग, आम जनता और महिलाएं भी इसमें आ सकती थी। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए भाई। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रशासन की, वर्ण व्यवस्था की। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। देखिए अब लोग बात करते हैं प्रशासन पर। प्रशासन की इकाइयाँ कितनी थी? राज्य को संभालने की इकाइयाँ कितनी थी? कितने भागों में बटा था प्रशासन? देखिए प्रशासन की कितनी? 4 इकाइयाँ थी। इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? कुल। कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन। देखिए एक परिवार को मिलाएंगे तो वह क्या बनेगा? कुल। और जब बहुत सारे कुल को मिला देंगे तो क्या बनेगा? ग्राम। और कई ग्रामों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? विश्व। और कई विश्व को मिला देंगे तब क्या बनेगा? जन या फिर जनपद। जनपद मतलब जिला। जो कुल का प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? कुलप। ये पूछा जाता है, कुलप। और ग्राम के प्रमुख को क्या कहते थे? जो ग्राम का प्रमुख होता था, जैसे अभी प्रधान होता है, मुखिया होता है, उस समय क्या कहते थे? ग्रामीणी। और विश्व के प्रमुख को क्या कहते थे? विश्वपति। और जन या फिर जनपद के प्रमुख को क्या कहते थे? राजन या राजा या राजस्व गोपा। इसे कई नामों से जानते थे, आप लिख लीजिए राजन। या फिर राजा। देखिए जनपद का उस समय मतलब क्या था? राष्ट्र या देश। उस समय जनपद का अर्थ किससे लगाया जाता? जनपद या फिर जनपद का मतलब या फिर जन का मतलब क्या होता था? राष्ट्र या फिर देश। उसके प्रमुख क्या कहते थे? राजन। देखिए जब उत्तर वैदिक काल में 1000 BC में किसकी? लोहे के साक्ष्य मिले या फिर लोहे का आविष्कार में हो गया, तो इस वैदिक काल का अधिक विकास हुआ। जब अधिक विकास हुआ तो ये जन या फिर जनपद थे, ये बड़े होने लगे, इनका क्षेत्र बड़ा होने लगा, बहुत सारे लोग अधिक संख्या में रहने लगे। अब जब अधिक संख्या में रहने लगे, जनपद बड़ा हो गया, तो इसके बाद बना महाजनपद। क्या? महाजनपद। इसीलिए वैदिक काल के बाद जो आता है वो महाजनपद काल आता है। कितने? 16 महाजनपदों को हम लोग पढ़ेंगे अभी। इसके बाद बात समझ में आई? जब लोहे का आविष्कार हो गया 1000 BC में, इसके बाद जनपद बड़े होने लगे और विकास होने लगा, तो क्या बना? महाजनपद। और 16 महाजनपदों को हम पढ़ेंगे इसके बाद।
वैदिक काल के बाद पढ़ते हैं महाजनपद काल को। बात समझ में आई। अब देखते हैं हम लोग, प्रशासन हो गया, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था। कितने वर्ग निवास करते थे? तो देखिए कितने वर्ग थे? 4 वर्ग थे। सिंधु घाटी सभ्यता में भी कितने वर्ग थे? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या व्यापारी और इसके बाद श्रमिक। और यहाँ भी 4 वर्ग। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, व्यापारी और शूद्र। वहाँ पर क्या था? श्रमिक। और यहाँ पर क्या कहा गया? शूद्र। चौथा जो वर्ण है वहाँ पर श्रमिक के नाम से जानते हैं और यहाँ पर शूद्र के नाम से। 4 वर्ग रहते थे। पहला ब्राह्मण, ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय। तीसरा बताइए भाई, तीसरा कौन सा है? वैश्य। वैश्य को क्या कहते हैं? व्यापारी या बिजनेसमैन। और चौथा शूद्र। शूद्र का मतलब यहाँ पर क्या है भाई? शूद्र से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए शूद्र से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर दास प्रथा का भी प्रचलन था। दास प्रथा, दास प्रथा का प्रचलन। इसीलिए चौथा वर्ग कौन सा था? शूद्र का वर्ग। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बात समझ में आई। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक जीवन की। देखिए जो ऋग वैदिक काल था इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर कैसी? कि जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उसे उसी वर्ग में रखा जाएगा। अगर वह हवन पूजा या ज्ञान देता है, अच्छे पाठ पढ़ाता है, अच्छी शिक्षा देता है तो उसे ब्राह्मण वर्ग में। अगर वह दूसरों की रक्षा करता है, लड़ाई करता है, शत्रुओं से रक्षा करता है तो उसे किसमें? क्षत्रिय वर्ग में। जो लोग व्यापार करते हैं उसे वैश्य वर्ग में या व्यापारी वर्ग में। और शूद्र जिनसे सेवा करवाई जाती है, दास जो होते हैं। और ये व्यवस्था जो थी वो ऋग वैदिक काल में थी। कौन सी? कर्म के आधार पर। और जो वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आई, आते आते वह किसमें हो गई? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था बहुत ही जटिल हो गई। कैसी? जन्म के आधार पर कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति जैसा काम करता था उसे उसी वर्ग में रखा जाता था। और यहाँ पर व्यवस्था कैसी हो गई? जन्म के आधार पर। कोई दिक्कत? और तब से अब तक कैसी है? जन्म के आधार पर ही है। अभी भी व्यवस्था कैसी है? वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। करते हैं सामाजिक जीवन पर। वैदिक काल का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन कैसा था? देखिए जो घर का मुखिया होता था वो कौन होता था? पिता। यानी कि पितृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक समाज था। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज था। वैदिक काल में पितृ सत्तात्मक। मुखिया कौन होता था? घर का मुखिया। बताइए भाई, पिता। और यहीं पर बात कर लेते हैं स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा। देखिए ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की जो दशा थी काफ़ी बेहतर थी। काफ़ी बेहतर या फिर काफ़ी अच्छी। इन्हें शिक्षा का अधिकार था। शिक्षा का अधिकार। किसी भी बैठक या सभा में भाग ले सकती थी।
विधवा विवाह का प्रचलन था, विधवा विवाह या फिर पुनर्विवाह का प्रचलन था, विधवा विवाह का प्रचलन। बाल विवाह, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था यहाँ पर। लेकिन ये बात करी है हमने आपको ऋग वैदिक काल की। अब जब उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल में इसमें स्त्रियों की दशा में काफी गिरावट आई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? जो ऋग वैदिक काल था उसमें स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, काफी अच्छी मानी जा सकती है, क्योंकि उन्हें शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार, किसी सभा या फिर मीटिंग या फिर समिति में भाग ले सकती थी। विधवा विवाह का प्रचलन भी था, बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं थी। लेकिन आते आते उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई। कोई दिक्कत? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं धार्मिक जीवन की। वैदिक काल का धार्मिक जीवन कैसा था? धार्मिक जीवन इनके मुख्य रूप से 3 देवता थे। कौन कौन? इंद्र, दूसरा अग्नि, तीसरा सोम। इंद्र को क्या मानते थे? वर्षा का देवता, वर्षा। इंद्र का ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में कितना? 250, 250 बार उल्लेख है। अग्नि को आग का देवता मानते थे, आग। और इनका ऋग्वेद में कितनी बार? 200 बार उल्लेख है, 200 बार। ठीक है, 3 देवता थे, इंद्र, अग्नि और सोम। और भी थे लेकिन मुख्य रूप से 3 ही देवता थे, इंद्र, अग्नि और सोम। इंद्र को वर्षा का देवता मानते थे। ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार वर्णन है। ठीक है, अग्नि का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन है? 200 बार। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम लोग यज्ञ देखते हैं। यज्ञ वैदिक काल में 3 प्रकार के यज्ञ थे, 3 प्रकार के। कौन कौन से? अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। दूसरा राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ। इसे राजश्रेय यज्ञ भी कहते हैं, राजसूय यज्ञ। और तीसरा वाजपेय यज्ञ। अब देखिए ये कैसे यज्ञ थे? अश्वमेध यज्ञ, अश्व मतलब अश्व किसका पर्यायवाची है? घोड़ा का पर्यायवाची है। इस यज्ञ में जब कोई बड़ा राजा होता था, महान राजा होता था, तो वह क्या करता था? अश्वमेध यज्ञ। उस यज्ञ में एक घोड़ा को स्वतंत्र रूप से सजा बजा कर छोड़ दिया जाता था, और वह घोड़ा जहाँ से भी गुजरता था, जिस राज्य से, जिस गांव से, ये मान लिया जाता था कि वह राज्य उस राजा के अधीन हो गया है या उसके संरक्षण में हो गया है। अगर उस घोड़ा को कोई पकड़ता था या उस पर नियंत्रण करता था तो उसे उस घोड़ा छोड़ने वाले अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। इसमें क्या? एक घोड़ा स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता था, घोड़ा को छोड़ दिया जाता था। ठीक है, अब देखते हैं राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ कौन करता था बताइए भाई? राजसूय यज्ञ जब कोई राजा राज्य अभिषेक के समय गद्दी पर बैठता था तो उसके राज्य अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। जब कोई राजा पदभार ग्रहण करता था, अपना राज्य अभिषेक करवाता था, तो उस समय ये यज्ञ किया जाता था, राजसूय यज्ञ। राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक
अभिषेक के समय। देखिए वाजपेयी यज्ञ क्या है? किसी राजा के द्वारा, किसी शासक के द्वारा शक्ति प्रदर्शन, उसके हथियारों की, उसकी सेना का शक्ति प्रदर्शन क्या है? राजसूय यज्ञ, शक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन। बात समझ में आ गई? अश्वमेध यज्ञ कोई बड़ा राजा, महान राजा करता था, वह स्वतंत्र रूप से, इस यज्ञ में स्वतंत्र रूप से एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, ठीक है। और जो है घोड़ा जहाँ से भी, जिस राज्य से, जिस गांव से गुजरता था, वह राज्य उस राजा के अधीन हो जाता था। राजसूय यज्ञ किसी भी राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाने वाला यज्ञ राजसूय यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन, किसी राजा के द्वारा अपनी सेना, अपने हथियारों का प्रदर्शन क्या है? वाजपेयी यज्ञ, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, एक पॉइंट और बच गया इसमें। देखिए लोहे की खोज कब हुई या उसके साक्ष्य कब मिले, कहाँ से मिले? देखिए लोहा, जो ऋग्वैदिक था, ऋग्वैदिक काल था, उसके लोग लोहा से परिचित नहीं थे। इसके साक्ष्य कब मिले? 1000 BC। कहाँ से मिले? ये उत्तर प्रदेश से मिले। किस जगह से बताइए भाई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, प्रदेश कौन था, कौन सा था बताइए भाई? देखिए आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लोहे के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले, तो अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया हो तो आप उत्तर प्रदेश लगाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश क्या है? स्टेट है। उसके बाद कौन सा जिला है? एटा जिला। एटा जिला, एटा जिला में एक जगह है, कौन सी? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, यहाँ से सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य मिले। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा। किस जिले में है? एटा जिले में। और ये जिला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इसी उत्तर प्रदेश में 1000 BC में लोहे के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले। कोई दिक्कत? ये था आपका वैदिक काल। अब हम लोग आगे का टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ से आगे का जो भी है, चाहे वो महाजनपद काल हो या फिर बौद्ध धर्म या जैन धर्म हो, देखेंगे कौन सा आपके सिलेबस में है, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।